आज का मेरा टॉपिक है ओसीडी यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ओसीडी एक ऐसा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर पेशेंट को अनकंट्रोलेबल रिकरिंग थॉट्स होती हैं, यानी कि ऑब्सेशंस होती हैं। बार बार एक चीज़, एक सोच उनके दिमाग में आ रही होती है, ठीक है। और उसके साथ साथ बिहेवियर्स होते हैं जिन्हें हम कंपल्शंस बोलते हैं, और उन बिहेवियर्स की वजह से वो क्या होता है कि उस एक्शन को बार बार रिपीट करते हैं विदाउट स्पेसिफिक रीज़न, बगैर किसी ख़ास वजह के। अब ज़्यादातर लोग जिनके अंदर ओसीडी होती है उनके अंदर वो ऑब्सेस्ड होते हैं क्लीनिंग से, यानी कि उनको सफाई का, हाथ धोने का बार बार प्रॉब्लम हो रहा होता है, या फिर वो चीज़ों को बार बार चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल किसी बंदे में ये भी इशू हो सकता है ओसीडी के पेशेंट में कि वो रात को सोने से पहले बार बार चेक करेगा कि दरवाजे सही से लॉक हुए हुए हैं या नहीं हुए हुए, विंडोज़ को चेक करेगा, चूल्हे को चेक करेगा कि चूल्हे की गैस जो है वो ऑफ़ हुई है कि नहीं। उनको ये डर होता है कि उनको किसी किस्म का नुकसान ना इन चीज़ों से पहुंच जाए, जैसे अगर दरवाज़ा खुला रह गया तो घर में कोई दाखिल ना हो जाए, ठीक है। उसके अलावा कुछ लोगों के होता है कि अरेंजर्स जिन्हें हम कहते हैं कि प्रॉपरली एक उन्होंने अरेंजमेंट बनाई हुई है, चीज़ों की होती है कि उनके उसके अकॉर्डिंग उनको हर चीज़ अरेंज चाहिए होती है। फॉर एग्जांपल एक अगर बुक शेल्फ है, वहाँ पे बुक्स उन्होंने एक प्रॉपर ऑर्डर से रखी हुई है। अगर ज़रा सा भी उस ऑर्डर में डिस्टर्बेंस आएगी तो उनको प्रॉब्लम होगी और बार बार वो सोच आएगी, उसको बार बार सेट करेंगे। और कुछ लोगों के अंदर ये प्रॉब्लम भी होता है, होर्डिंग थिंग्स के अंदर ये चीज़ आती है कि यूज़लेस किस्म की चीज़ों को वो जमा करना शुरू कर देते हैं। इसकी एग्जांपल मैं इस तरह से दूंगी कि फॉर एग्जांपल एक जूस की बॉटल है, जूस को पीने के बाद आमतौर पे ये होता है ना कि वो बॉटल को हम लोग फेंक देते हैं, ठीक है। वो हमारे किसी काम की है, एक बिस्किट खाए या कोई स्नैक्स लिए, उसके बाद जो पैकेट होगा, जो रैपर होगा, उसको फेंक दिया जाएगा। लेकिन जो ये पेशेंट होता है ओसीडी का, वो उसको फेंकता नहीं है, वो उसको अंदर जमा करके रखते रहते हैं, ठीक है। इसमें ये चीज़ आती है। अब ये जो मैं जिन हैबिट्स की बात कर रही हूँ या सोच की बात कर रही हूँ कि थॉट्स बार बार माइंड के अंदर रिपीट हो रही होती हैं, ये हर बंदे के अंदर कभी कभार होती हैं। अब हर मतलब अगर मैं अपनी बात करूँ, मुझे अगर ओसीडी नहीं है, ठीक है, मेरे अंदर भी ये चीज़ें बाज़ औक़ात हो रही होती हैं। अब पता कैसे चलेगा कि किसी पेशेंट को ये जो प्रॉब्लम हो रही है ये वाकई ओसीडी है? उसके लिए ये चीज़ है कि वो लोग जिनके अंदर ओसीडी होती है, उनकी जो थॉट्स होती हैं वो, एक दिन की अगर बात करें, एक दिन में कम से कम 1 घंटा उनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, ठीक है। 1 घंटे से ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन हम लोग यहाँ पे कम से कम की बात करें कि 1 घंटा होगा लाजमी। उसके बाद दूसरी चीज़ ये होती है कि उनकी जो थॉट्स हैं, जो उनको सोच आ रही होती है, वो उनके कंट्रोल से बाहर होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, एक आम बंदा जिसको ओसीडी का प्रॉब्लम नहीं है, उसको अगर लगता है फॉर एग्जांपल कोई कपड़ा है, ठीक है, उसने वो वॉश किया और उसे लगता है कि गंदा रह गया, थोड़ा सा शायद इसमें फ़र्क रह गया। अब वो कोशिश करेगा उसको वॉश करने की, लेकिन अगर उसको वॉश नहीं भी करेगा तो उसको कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब उसको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम और बेचैनी नहीं होगी। लेकिन जो ओसीडी का पेशेंट होगा ना, वो उसको बार 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 वॉश करेगा और उसे तब तक चैन नहीं आएगा कि वो जब तक उस एक्टिविटी को रिपीट नहीं करता। तो इस तरह ये अनकंट्रोलेबल है ओसीडी के केस में, और आम बंदे के केस में ये चीज़ कंट्रोल में होती है थाउट। तीसरे नंबर पे जो चीज़ है वो है कि ये जो उनको थॉट्स आ रही होती हैं ये इंजॉयबल नहीं होती है, उनके लिए काफ़ी डिस्टर्बिंग होता है। उसकी उनकी जो रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ हैं, डेली लाइफ की एक्टिविटीज़, वो डिस्टर्ब हो रही होती हैं इसकी वजह से। और फोर्थ नंबर पे ये चीज़ आती है कि वही बात कि उनके काम के साथ, उनकी सोशल लाइफ के साथ ये चीज़ इंटरफेयर करती है, और दूसरे जो लाइफ के एस्पेक्ट्स हैं, पार्ट्स हैं, उनको डिस्टर्ब कर रही होती है। अब हम लोग ओसीडी के विशियस साइकिल को समझेंगे, इस तरह से हम ये बीमारी जो है काफ़ी अच्छे से हमें समझ आ जाएगी। अब इस साइकिल के अंदर 4 मुख्तलिफ स्टेप्स हैं, ठीक है। पहला स्टेप ये है ऑब्सेसिव थाउट, ठीक है। सबसे पहले उसको ऑब्सेसिव सोच आई। उसके बाद क्या हुआ कि एनग्जाइटी हुई, शदीद किस्म की बेचैनी हुई, क्योंकि बार बार एक ही थाउट दिमाग में आ रही है, उसकी वजह से उनको बेचैनी होगी। अब उस बेचैनी को ओवरकम करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए वो एक कंपल्सिव बिहेवियर शो करेंगे। फॉर एग्जांपल उसके दिमाग में ये था कि भाई मेरे हाथ सही से वॉश नहीं हुए, इसको दोबारा वॉश करना है। अब उस एनग्जाइटी की वजह से उसने कंपल्सिव बिहेवियर शो किया, यानी कि हाथ दोबारा से वॉश कर लिए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि उसको टेम्परेरी रिलीफ, कुछ देर के लिए आर्जी तौर पे उसको रिलीफ मिल गया, और फिर क्या होगा, दोबारा से थॉट आएगी, ये साइकिल इसी तरह से रिपीट होता रहेगा। इसको आगे हम एग्जांपल से भी देखेंगे। 4 स्टेप्स हैं, ऑब्सेशन होगी, देन वी हैव एनग्जाइटी, कंपल्जन्स और रिलीफ। अब एग्जांपल से देखें कि अगर किसी बंदे को ये मसला है कि उसको कॉन्स्टेंटली दिमाग में सोच आ रही है कि उसका जो चूल्हा है ना, वो उसने सही तरह से बंद नहीं किया, ठीक है। और वो एक बार चेक कर चुका है, हालांकि कंफर्म कर चुका है, फिर भी उसको लग रहा है कि शायद उसने बंद नहीं किया। ये उसकी ऑब्सेशन है। अब एनग्जाइटी में क्या होगा, उसकी उस ऑब्सेशन की वजह से उसको स्ट्रॉन्ग किस्म की अनकंफर्टेबल फीलिंग्स आएंगी, एनग्जाइटी की बेचैनी होगी।
और वो कोशिश करेगा कि वो जो डिस्कम्फर्ट हो रही है, जो बेचैनी हो रही है, उसको रिमूव करे। अब उसकी वजह से वो कंपल्जन करेगा। कंपल्जन में क्या होगा कि वो बार बार जाएगा और जाके कंफर्म करेगा, चेक करेगा कि वो जो चूल्हा है वो ऑफ हुआ है या नहीं हुआ। और इसमें प्रॉब्लम इस तरह से हो सकती है, वैसे भी अगर कोई बंदा सोने के लिए बिल्कुल रेडी हुआ है, वो लेट चुका है और उसके बाद उसे उठ के बार बार जाके चेक करना पड़ रहा है, तो वो तकलीफ दे होता है। कुछ लोगों के अंदर ये प्रॉब्लम इतना सवेयर हो जाता है, फॉर एग्जांपल कोई ऑफिस चला गया है, ठीक है, सुबह के टाइम खाना वगैरह पका के चूल्हा बंद करके ऑफिस चले, ऑफिस जाके उनको एक ख्याल आना शुरू हुआ कि शायद उन्होंने चूल्हा सही से बंद नहीं किया, हालांकि घर से निकलने से पहले उन्होंने वो चीज़ चेक की है। अब वो ऑफिस से घर आएगा पेशेंट और आके चेक करेगा और फिर दोबारा जाएगा, तो काफ़ी ज़्यादा उसको डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अच्छा, अब ये सब करने के बाद, बार बार चेक करने के बाद उसको रिलीफ मिलेगा। उसको जो उसको बेचैनी या एंग्जाइटी हो रही थी, उसको टेम्परेरी तौर पे ऐसा लगेगा कि वो बिल्कुल सुकून में आ गया, उसको रिलीफ मिल गया। लेकिन असल में हुआ क्या है कि जो उसका ऑब्सेसिव रिस्पॉन्स है वो फ्यूचर के लिए, ठीक है, मुस्तकबिल के लिए और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। मतलब दोबारा अगर फ्यूचर में उसको ये चीज़ होगी तो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेचैनी होगी, ठीक है। अब हम लोग ये देखेंगे कि ओसीडी जो है ना, जैसे मैंने पहले भी बात किया है कि ये कोई आदत नहीं है। जैसे कि कुछ लोगों को आदत होती है नेल्स बाइटिंग करते हैं, नाखून खाते हैं और नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचते हैं। और सबसे ऑब्सेसिव जो थॉट है उसके अंदर ये चीज़ भी हो सकती है, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि सर्टेन नंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल मेरा जो मतलब 9 डिजिट है ना या 7 है, वो मेरे लिए लकी है अगर मैं सोचना शुरू कर दूं, और जो 8 है या 6 है, कुछ भी रैंडमली कुछ भी ले सकते हैं, वो जो है वो मेरे लिए बैड है, ठीक है। या फिर कुछ कलर्स हैं वो गुड हैं, कुछ कलर बैड हैं। ये चीज़ ये होती है कि इसका फिजिकली मतलब वो किसी एक्शन से रिलेटेड नहीं होता, वो उनके माइंड के अंदर ये चीज़ चल रही होती है, तो ये भी ओसीडी के अंदर आता है। और उसके बाद हम लोगों ने वही हैंड वॉशिंग वाली कि हाथों को बार बार धोना, यानी कि 7 बार भी इवन के पेशेंट धो लेता है ना, तो उसके बाद भी उसको सुकून नहीं आता, तसल्ली नहीं होती कि शायद हमारे जो हाथ हैं वो सही से साफ़ नहीं हुए या उन पे जरासीम अभी भी रह गए। और हालांकि वो बंदा जो पेशेंट होगा वो ये चीज़ करना नहीं चाह रहा होता, वो चाहता है कि मैं इस चीज़ को रोकूं, लेकिन वो चीज़ उसके बस से बाहर होती है, बिल्कुल बेबस हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग ऑब्सेसिव थाउट्स की बात करें तो इसमें हम लोग आगे देखेंगे 3 कैटेगरीज हो सकती हैं। पहली चीज़ ये कि उनको इस हवाले से परेशानी होगी, वरी हो गए कि अपना अपना आप अपने आप को नुकसान ना पहुंचे, अपने किसी प्यारे को, अपनी फैमिली मेम्बर्स को नुकसान ना पहुंचे, इस चीज़ का उनको टेंशन होगी। सेकंड नंबर पे है कि कॉन्स्टेंटली कुछ लोगों को अवेयरनेस हो जाती है, जैसे आंखें ब्लिंक कर रहे हैं उसको वो फोकस करना उस पर शुरू कर देते हैं, आंखें बंद हो रही हैं, खुल रही हैं, जो ब्लिंकिंग हो रही है, या फिर अपनी ब्रीदिंग जो है, सांस लेने का जो अमल है उस पे फोकस करना शुरू कर देते हैं, या फिर कोई भी दूसरी बॉडी सेंसेशन होगी तो उसकी वजह से उनको शदीद किस्म की बेचैनी होती है, ठीक है। उसके अलावा खतरा होता है, सस्पिशन होती है कि जो उसका लाइफ पार्टनर है, फॉर एग्जांपल पेशेंट अगर मैरिड है तो वो उसके साथ ईमानदार नहीं है या उसके साथ वफादार नहीं है, हालांकि ऐसी कोई चीज़ असल में एग्जिस्ट नहीं कर रही होती, ये बस उनके अपने जहन की सोच होती है और वो सोच सोच के उन्होंने उस चीज़ पे पक्का बिलीव कर लिया हुआ होता है। ऐसे भी कुछ केसेस में हो सकता है। अच्छा, अब हम लोग फिर से देखेंगे, मैं चाहती हूँ कि तमाम लोग जो है ना कैटेगरीज को अच्छे से समझ जाएं। कंटेमिनेशन ऑब्सेशन होती है विद क्लीनिंग कंपल्जन, यानी कि कुछ लोगों को सफाई का मसला होता है, जो हमने बार बार काफ़ी बार मैंने रिपीट की ये चीज़, कि कुछ लोगों को ये चीज़ हो सकती है कि हाथ वॉश करने का, अपने आप को साफ रखें। कुछ लोगों को ये होता है जर्म्स की क्लीनिंग की वजह से करते हैं कि जरासीम से बिल्कुल पाक हो जाए, और कुछ लोगों को ये होता है कि अगर कपड़े धो रहे हैं तो ये है कि वो प्रॉपरली पाक नहीं हुए, नापाक रह गए, और उसको बार 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 धोएंगे और उस कोशिश में वो खुद को थका लेंगे और इस तरह का प्रॉब्लम होगा। सेकंड नंबर पे जो होर्डिंग थिंग्स का मैंने बताया कि यूज़लेस किस्म की चीज़ों का, जिनको रखने का कोई मकसद नहीं होता, जिनको आमतौर पे लोग फेंक देते हैं, वो उन चीज़ों को जमा करके अपने पास रख लेते हैं। और कुछ लोगों को ये होता है कि ऑर्डर में एक प्रॉपर जो अरेंजमेंट उन्होंने चीज़ों की सेट की हुई है उस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। सिमेट्री ऑब्सेशन विद ऑर्डरिंग कंपल्जन्स आ गई। उसके अलावा कुछ लोगों को ऑब्सेशन होती है विजिबल कंपल्जन्स के बगैर, जिसमें मैंने ये बताया था कि कुछ खास कलर्स उनको ऐसा लगता है, खास नंबर्स ऐसे लगते हैं कि जो उनके लिए अच्छे नहीं है, ठीक है। उसके अलावा जो हम लोगों ने देखी थी कि हार्म्स ऑब्सेशन विद क्लीनिंग चेकिंग कंपल्जन्स, इसमें ये चीज़ आती है कि उनको लगता है कि शायद उन्होंने दरवाजे सही से बंद नहीं किए, चूल्हा सही से ऑफ नहीं किया, और इस चीज़ से उनको मसला होता है। अब जो कंटेमिनेशन ओसीडी है उसके अंदर क्या है,
कॉमन कंटेमिनेशन ओसीडी ऑब्सेशंस क्या हो सकती हैं? उनके होता है कि कोई उनको सीरियस किस्म की बीमारी ना हो जाए, ये ख़तरा रहता है, फ़ियर होता है, डर लगता है इस चीज़ से। और उनको ये लगता है कि जरासीमों की वजह से उनका जो करीबी जो कोई फैमिली मेम्बर है, उनके जो लव वंस हैं, उनको कोई नुकसान ना पहुँच जाए, वो मर ना जाए, इस तरह की सोच आ सकती है। उसके अलावा उनको डर होता है कि उनको कोई डेडली किस्म का वायरस ना हो, उनकी बॉडी में एंटर हो जाए, उनको कोई इस तरह की इन्फेक्शन ना हो जाए। जैसे कि अब हम लोग बात करें, रिसेंटली कोविड का बहुत ज़्यादा था, तो जो ओसीडी के पेशेंट थे उनको ये भी हो सकता है कि हमें कि कोविड ना हो जाए, ठीक है। उसके अलावा अवॉइडेंस होती है कि अब वो चीज़ें जो उनको ट्रिगर करती हैं, उनके ये विशियस साइकिल को स्टार्ट करती है, वो उनको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे, कि जो जिसको क्लीनिंग का ऑब्सेशन वाला बहुत ज़्यादा इशू है, वो ये करेगा कि पब्लिक वॉशरूम्स में जाने से अवॉइड करेगा और इस तरह की जगह जहाँ से उनको ट्रिगर होगी वो चीज़, ठीक है। उसके बाद एक्सेसिव हैंड वॉशिंग, जो काफ़ी कॉमन है ओसीडी के पेशेंट्स में, बार बार हाथ वॉश करना। और उसके अलावा एक्सेसिव हेल्थ टेस्टिंग, यानी कि अपने बार बार हेल्थ के मतलब टेस्ट करवाना कि कोई बीमारी तो नहीं होगी ज़रूरत के अलावा। अच्छा, अब हम लोग देखेंगे कि ओसीडी की कॉजेज़ क्या हैं, वो कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से ओसीडी हो सकती है। तो तीन मेन हमारे पास कॉजेज़ है। नंबर वन पे आता है हेरिडिटरी फैक्टर्स, यानी कि बहुत ज़्यादा हाई पॉसिबिलिटी है कि ओसीडी डेवलप हो जाए। अगर आप आपके किसी क्लोज फैमिली मेम्बर को ओसीडी है तो उस पेशेंट में भी हो सकती है। यानी कि ये जो डिज़ीज़ है, ये फैमिलीज़ में रन करती है। किसी अगर खून के रिश्ते में, ब्लड रिलेशन में कोई है, उसको ओसीडी है, तो आपको भी हो सकती है। पेशेंट का वर्ड मैंने गलत यूज़ किया है, यानी कि एक हेल्दी पर्सन है, उसके किसी क्लोज रिलेशन में बंदे को है, तो उसको भी ओसीडी हो सकती है। सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर्स। इसमें ये होता है कि फंक्शनल, केमिकल और स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज़, ब्रेन के अंदर कोई उसके स्ट्रक्चर में, उसके फंक्शन में कोई मसला आ गया, उसकी वजह से ओसीडी होगी। और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में होता है कि पेरेंटिंग स्टाइल्स, जो बच्चों को तरबियत करने के लिए जो स्टाइल अडॉप्ट किया जाता है, इसीलिए कहते हैं ना कि बच्चों पे ज़्यादा, जो अर्ली चाइल्डहुड का पीरियड होता है, उसमें ज़्यादा सख्ती नहीं करना चाहिए। बच्चों को कोशिश करनी चाहिए कि प्यार से समझाना चाहिए। अब ये नहीं है कि बिल्कुल ही बच्चों को खुला छोड़ दे, लेकिन स्ट्रिक्टनेस करनी चाहिए, लेकिन एक हद तक, ठीक है। क्योंकि बच्चे जो उस टाइम उनके अंदर कोई अगर कोई ट्रॉमा हो या कोई इमोशनल वाक़या हुआ हो, कोई इवेंट ऐसा हुआ हो, तो वो बाद में फिर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि लेटर ऑन उनको ओसीडी डेवलप हो जाए। या फिर यंग एज में अगर फिज़िकल अब्यूज़ हुई हुई हो, उसके बाद भी क्या होता है कि बाद में ओसीडी डेवलप होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अब हम लोग दोबारा से वही रिस्क फैक्टर्स को देखें, तो हम लोगों ने देखा फैमिली हिस्ट्री, यानी कि जेनेटिकली देखा था। जीन्स अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुए कि कौन से, उन जीन्स की शिनाख्त नहीं हो सकी, उस पर रिसर्चेस चल रही हैं कि कौन से स्पेसिफिक जीन्स हैं जिनकी वजह से ओसीडी होती है। और उसके अलावा जो है सर्टेन पार्ट्स जो हैं ब्रेन के, उनके अंदर कोई डिफरेंस आ रहा है, कोई स्ट्रक्चर में मसला आ रहा है, वही सारी चीज़ है। उसके बाद कुछ लाइफ इवेंट्स होते हैं जिनकी वजह से हो सकती है, और कुछ लोगों के पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऐसे होते हैं जिसकी वजह से ओसीडी हो सकती है। अब हम लोग इसकी तशखीस की, यानी कि इसके डायग्नोसिस की बात करेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए प्रोफेशनल स्क्रीनिंग परफॉर्म की जाती है, जो कि एक प्रॉपर डॉक्टर परफॉर्म करता है। साइकेट्रिस्ट का काम है, प्रोफेशनल स्क्रीनिंग वही करेगा, ठीक है। उसके बाद लैब वर्क किया जाता है, टेस्ट किए जाते हैं, ताकि बाकी तमाम कंडीशंस जिसकी वजह से ये सिम्टम्स या ये प्रॉब्लम आ रही है वो रूल आउट हो जाए, कंफर्म करने के लिए ओसीडी को। देन हमारे पास येल ब्राउन ऑब्सेसिव कंपल्सिव स्केल, जिसको हम वाई बॉक्स स्केल भी कहते हैं, ऑनलाइन एक क्वेश्चन है, ये यूज़ किया जाता है इसके डायग्नोसिस के लिए। अब ओसीडी के हवाले से 5 चीज़ें हमने देखनी है, ठीक है। पहली चीज़ ये कि कॉमन है, काफ़ी लोगों को ओसीडी का प्रॉब्लम है। और दूसरी चीज़ ये कि ये एक हिकअप की तरह है, यानी कि हिचकी जैसे होती है, हिचकी हमारे कंट्रोल में नहीं होती, इसी तरह ओसीडी भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। थर्ड नंबर पे जो चीज़ आती है कि ये चीज़ पेशेंट को ओसीडी के समझनी चाहिए कि ये पर्सनैलिटी नहीं है, लेकिन यानी कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है, उनको ओसीडी होता है, वो इस चीज़ को मानने के लिए ही तैयार नहीं होते कि हमें इस तरह का कोई प्रॉब्लम है। उन्हें लगता है कि हमारा मिजाज ऐसा है कि हम बहुत ज़्यादा सफाई पसंद हैं या इस तरह से, हालांकि ये चीज़ नॉर्मल नहीं होती। इसमें यह है, जैसे कि अगर आपको मैं समझाने के लिए बताऊं, मिसाल के तौर पर अगर किसी को कॉमन कोल्ड हो रहा है, बुखार हो रहा है, वो एक बीमारी है ना, जस्ट लाइक दैट ओसीडी इज़ ऑल्सो अ डिजीज़, ठीक है। और उसके अलावा ये चीज़ है, अब देखें, अगर आप मानेंगे नहीं कि आपको ओसीडी है, तो आपका इसका इलाज भी नहीं करवाएंगे, उसकी तरफ जाएंगे ही नहीं, तो ये ख़राबी की तरफ जाएगी अगर इसको ट्रीट ना किया जाए। वैसे ये फिक्सेबल है, इसका इलाज मुमकिन है, अगर इसकी प्रॉपर डायग्नोसिस हो जाए और उसके बाद इसका इलाज स्टार्ट कर दिया जाए तो ये ट्रीटेबल डिजीज़ है।
अब हम लोग बात करेंगे ओसीडी के हवाले से, जो मिथ्स हैं, जो कुछ अफसानवी बातें हैं उनके हवाले से, और फिर उनका मिथ बस्टर भी देखेंगे क्या तोड़ है। सबसे पहली चीज़ ये कि एक मिथ है ओसीडी के बारे में कि ओसीडी होना जो है वो पॉजिटिव है, हैविंग ओसीडी कैन बी पॉजिटिव। हालांकि ऐसा नहीं होता। ओसीडी जो है ना एक मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, सीरियस किस्म के मेंटल प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से जो पेशेंट, जो सफ़रर है, जो प्रॉब्लम से गुजर रहा होता है, वो उस तरह की लाइफ नहीं गुजार सकता जिस तरह उसने चूज़ की हुई होती है। उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस डिस्टर्ब होता है, कम हो जाता है, उसके बंदे की जो लाइफ है फिजिकली मेंटली दोनों तरीक़ों से रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं है अगर किसी को ओसीडी है। ठीक है, जैसे कुछ लोगों को इस वजह से लगता है कि वो सफाई ज़्यादा कर रहे हैं तो ये बड़ी पॉजिटिव चीज़ है, हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। सेकंड नंबर पे ये चीज़ है कि कुछ लोग ये वर्ड यूज़ कर, ये सेंटेंस यूज़ करते हैं कि समबडी कैन बी अ लिटिल बिट ओसीडी, कोई जो है वो थोड़ा बहुत ओसीडी हो सकता है। नहीं, ओसीडी कोई एडजेक्टिव नहीं है, कोई क्वालिटी नहीं है किसी चीज़ की। तो इस वजह से बंदा जो है वो ओसीडी नहीं हो सकता। ओसीडी में जो डी है ना, इसका मतलब क्या है? डिसऑर्डर, यानी कि बीमारी। इसका मतलब ये है कि अगर किसी बंदे के अंदर डायग्नोस हुई है ओसीडी, तो वो उसकी लाइफ को सीवियर किस्म का प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, उसको सीवियरली इम्पैक्ट कर रही है, उसकी डेली फंक्शनिंग को, और उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी जो है वो ख़राब हो रही है उसकी वजह से। अब हम लोग बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में। ओसीडी के जो ट्रीटमेंट के लिए जो मेन चीज़ यूज़ की जाती है वो है कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। इसके अंदर तीन चीज़ें होती हैं, थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर्स। अच्छा, थॉट्स के बारे में ये कहा जाता है, फिर हम इसके फेजेस देखेंगे कि थॉट्स जो है वो फीलिंग्स क्रिएट करती हैं, और फीलिंग्स की वजह से बिहेवियर क्रिएट होते हैं, और बिहेवियर जो है वो दोबारा से थॉट्स क्रिएट करती हैं। अब ये जो इसके ट्रीटमेंट के लिए जो कोग्निटिव थेरेपी है, इसके अंदर 4 फेजेस होते हैं। पहला फेज है रीलेबल, देन री एट्रीब्यूट, रीफोकस एंड रीवैल्यू। रीलेबल के अंदर क्या होता है? अब सबसे पहले पेशेंट को ये कहा जाता है कि उसके हाथ, फॉर एग्जांपल किसी को लगता है कि उसके हाथ गंदे हैं और उसको बार बार वॉश कर रहा है, उसको ये कहा जाता है कि आपके हाथ गंदे नहीं हैं। हालांकि आपको लग रहा है गंदे, हालांकि असल में ये चीज़ ऐसी नहीं है, आपके हाथ बिल्कुल साफ़ हैं, आपको इनको दोबारा से धोने की, साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। री लेबल में ये चीज़ होगी। री एट्रीब्यूट में पेशेंट को ये कहा जाता है कि आप अपने जो है ब्रेन को ये मैसेज दें कि आपके ब्रेन में एक केमिकल है जो कि इम्बैलेंस है, जिसका बैलेंस डिस्टर्ब हुआ हुआ है, जिसकी वजह से आपका ब्रेन जो है वो रॉन्ग मैसेजेस भेज रहा है, गलत मैसेज भेज रहा है। फॉर एग्जांपल, पेशेंट जो है अपने आप को ये बताएगा कि अपने आप को यानी कि समझाएगा कि ये ओसीडी है जिसकी वजह से हम मुझे इस तरह का फ़ील हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे हाथ गंदे हैं, हालांकि मेरे हाथ बिल्कुल साफ़ हैं और उनके साथ कोई मसला नहीं है, नथिंग रॉन्ग विद दैम। ठीक है, थर्ड नंबर पे चीज़ आ जाती है रीफोकस। अब इसमें पेशेंट को कहा जाता है कि उसने अपनी अटेंशन जो है उसको डाइवर्ट करना है। फॉर एग्जांपल, जब उसको ओसीडी की थॉट आ रही है तो उसने फ़ौरन से अपने आप को किसी और बिहेवियर में लगा लेना है, ताकि वो उसका ध्यान जो है ना बेसिकली उससे हट जाए। फोर्थ नंबर पे जो चीज़ आती है, जो फेज़ है, वो है रीवैल्यू। पेशेंट को बताया जाता है कि आपने ओसीडी की जो थॉट है, जो आपको सोच आ रही है, उसको इम्पोर्टेंस नहीं देनी। फॉर एग्जांपल, अगर एक ओसीडी की थॉट आ रही है और वो उसको कहती है कि मतलब वो उसको डिस्टर्ब कर रही है, तो पेशेंट ने अपने आप को ये समझाना है, ठीक है, कि ये जस्ट एक मेरी स्टूपिड किस्म की ऑब्सेशन है और मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं इस पर अटेंशन जो है पे करूँ, इसको अटेंशन दूँ। ठीक है, ये 4 फेजेस होते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे हम लोग कुछ कॉमन टेक्निक्स देख लेते हैं जिसके ज़रिए स्ट्रेस को रिड्यूस किया जा सकता है। पहली चीज़ ये है कि 30 मिनट्स की डेली मॉडरेट एक्सरसाइज होनी चाहिए, ताकि वो फिज़िकल और मेंटल दोनों हेल्थ अच्छी रहे। उसके बाद माइंडफुलनेस और मेडिटेशन यूज़ की जाती है, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, स्ट्रेचिंग वगैरह, उससे जो है मसल्स रिलैक्सेशन में जाते हैं, उससे स्ट्रेस काफ़ी कम हो जाती है। योगा कर सकते हैं। उसके बाद विजुअलाइजेशन काफ़ी हेल्पफुल है। इसमें ये होता है कि अच्छी कोई चीज़ है, कोई अच्छी जगह है, उसको उस तसव्वुरात में सोचा जाता है कि मैं फ़लानी, फॉर एग्ज़ाम्पल पेशेंट को ये कह सकते हैं कि आप ये इमेजिन करें कि आप एक गार्डन में गए हुए हैं, वहाँ आप घूम रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल साइकिलिंग कर रहे हैं किसी प्यारी सी रोड पे, इस तरह की चीज़ें। ठीक है, जिससे अपने आप को जो है मुतमईन किया जा सके, स्ट्रेस को कम किया जा सके, बेसिकली पॉजिटिव करने के लिए। और फिर एक और चीज़ आती है कि पेशेंट को कहा जाता है कि वो स्लो स्लो, आराम आराम से डीप ब्रेथ्स यानी गहरे सांस लें। उसके बाद हम लोग कुछ कॉमन ड्रग्स की, मेडिकेशंस का जस्ट नेम देख लेते हैं कि कौन कौन सी ओसीडी के लिए होती हैं। तो इसके अंदर 2 कैटेगरीज हैं, SSRIs एंड SNRIs।
SSRI स्टैंड्स फॉर सेरोटोनिन सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, और जो SNRI है ये है सेरोटोनिन नॉर एपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। अब इनके यहाँ पे ड्रग्स के जेनेरिक नेम दिए हुए, ब्रांड नेम दिए हुए। जस्ट मैंने स्लाइड इसलिए ऐड की कि लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाए। यहाँ पे मैं एक चीज़ हर वीडियो में अपनी जो डिजीज़ से रिलेटेड वीडियो होती है उसमें कहती हूँ, और फिर रिपीट करना चाहूँगी कि कोई भी मेडिसिन डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर, डॉक्टर के मशवरे के बगैर हरगिज़ हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। और ये जो साइकेट्री वाली मेडिकेशंस हैं, ये तो बिल्कुल भी किसी सूरत ना इस्तेमाल करें, क्योंकि इनको इस्तेमाल करने का, स्टार्ट करने का, या फिर स्टार्ट की हुई है अगर, तो खुद से छोड़े मत। इनको ख़त्म करने का और शुरू करने का दोनों का एक प्रॉपर तरीका होता है, एक प्रॉपर डोजेज होती है, जो कि एक माहिर साइकेट्रिस्ट ही बता सकता है। तो बराए मेहरबानी कोई भी दवाई खुद से यूज़ मत करें। TMS इसके अलावा इसके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, जिसको कि हम कहते हैं ट्रांसक्रैनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन। अच्छा, अब ये जो है ना वो एक नॉन इन्वेसिव मेथड है, यानी कि इसके अंदर कोई कट नहीं लगाया जाता। एक मशीन यूज़ की जाती है, अपरेटस यूज़ किया जाता है। इसमें क्या होता है कि डिप्रेशन को फाइट करने के लिए प्रोसेस यूज़ होता है, ठीक है, जिसको हम TMS कहते हैं। इसके अंदर बेसिकली यहाँ पे आपको डिवाइस नज़र आ रही है, मैग्नेटिक पल्स यूज़ होती है ताकि ब्रेन के उन सेल्स को एक्टिवेट किया जा सके, स्टिमुलेट किया जा सके, जो कि मूड को कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे आप TMS की ट्रीटमेंट डिवाइस देख रहे हैं। अब इसमें एक्टिवेट कौन से सेल्स होते हैं? लिम्बिक सिस्टम के जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो कि इमोशनल और बिहेवियरल पैटर्न्स की थाउट को कंट्रोल कर रहे होते हैं, उनको एक्टिवेट किया जाता है। और पल्स की वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल चार्जेस को ये ट्रिगर करती है, जिसकी वजह से न्यूरॉन्स एक्टिव हो जाते हैं। और इसमें अगर हम थोड़ा सा और देखें तो छोटी छोटी शॉर्ट शॉर्ट पल्सेस यूज़ होती है मैग्नेटिक एनर्जी की, जो कि लिम्बिक सिस्टम के स्ट्रक्चर पे फोकस की जाती है, और इस तरह से डिप्रेशन कम हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।